स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी IQ के ऊपर। आज का एक ऐसा केस स्टडी है जो पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, लेकिन इसका जो नॉलेज है मोस्ट ऑफ द टाइम एक जनरल ऑडियंस का एंड ऑल्सो जनरल ऑडियंस का नॉलेज बड़ा ही एक लेमैन और कॉमन सेंसिकल है। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनका नॉलेज यहाँ पे ज्यादातर फैक्चुअल होता है। वो एनालिटिकल एस्पेक्ट जो इसके अंदर आते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही सस्टेनेबल है? कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए या कभी इस प्रकार की डिबेट हो तो आपके पास अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है फर्स्ट। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो नेक्स्ट 25 से 30 मिनट्स आज के बाद इस वीडियो के आपको कोई भी शायद वीडियो जरूरी ही नहीं होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, नॉट फ्रॉम द फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लाइमेट चेंज है क्या, नॉर्थ क्या बोलता है, साउथ क्या बोलता है, मिडिल पाथ क्या होना चाहिए, वे आउट क्या होना चाहिए, और उन सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हेंस वेलकम टू दिस एपिसोड जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज नॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द ह्यूमन और सोशल साइंस पर्सपेक्टिव। चलो शुरू करते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले फैक्ट शुड बी ऑन द टेबल। क्लाइमेट चेंज बोलते किसे हैं? अगर मैं यही सवाल अभी आपसे पूछूं कि किस चीज को क्लाइमेट चेंज बोलते हो, तो I'm pretty much sure आपके पास अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लेकिन आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप ये बता पाओ कि क्लाइमेट चेंज बोलते किसे यार, ये तो सोचा ही नहीं। अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग इन चार चीजों पे आधारित होती है। इन चार चीजों के बेसिस पे नॉर्मली क्लाइमेट चेंज को मेजर किया जाता है, और दीज आर द फोर इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। द फर्स्ट वन बीइंग इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन, राइजिंग सी लेवल, सोरिंग ओशन हीट एंड ओशन एसिडिफिकेशन। कहीं ना कहीं ये वो एस्पेक्ट्स है जिनके बेसिस पे हम ये क्लाइमेट चेंज को मेजर करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड है बट दे आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दीज आर द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिनके नीचे वो बाकी सब टॉपिक्स आपके फिट हो जाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन आ जाता है यहां पे। अब अगर इन फैक्ट्स को देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस हैव लेड टू राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर इतने हॉट हो चुके हैं कि साइबेरियन टुंड्रा के अंदर फॉरेस्ट फायर हो रही है 2020 के फैक्ट पे। समर अकम्पनीड बाय फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट इन यूरोप 2020, जो एक निहायत ही प्रॉपर तरीके से टेम्परेट रीजन में आता है, वहां पे समर्स के अंदर फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है। राइजिंग सी लेवल हैज एंडेंजर्ड इकोनॉमीज एंड पीपल्स लाइफ। कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज के कारण, सी लेवल के कारण फिशिंग इंपैक्ट हो रही है, फिशिंग के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, फिशरमैन्स को डीप सी फिशिंग करनी पड़ रही है ना कि नियर सी शोर फिशिंग। वार्मिंग ओशन करंट्स मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे ही ओशन एसिडिफिकेशन जो है, कोरल रीफ्स जो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ लंग्स ऑफ द ओशन बोला जा सकता है, डिकार्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये माना जा सकता है कि कोरल रीफ्स क्लियरली हेल्थ इंडिकेट करती है ओशन की, और अगर वही खराब हो रही है इसका मतलब द हेल्थ ऑफ द ओशंस इज इन ICU। अब अगर इसे जस्ट ए स्मॉल इंफॉर्मेशन, आवर बैच जुलाई वाला क्लोज होने वाला है। डू गेट इनटू दिस क्लास एंड रियली फील द रिदम ऑफ सोशियोलॉजी। मेहनत करते हैं, शिद्दत और पैशन से पढ़ाता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली I would have to travel in this other world in a business class, and for that I always do justice irrespective of what I have done in my life। लेकिन ये बोलना शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करके दिखाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करके कर सकता हूं कि नहीं वो आप जज करना वंस यू गेट इनटू द बैच, बिकॉज वर्ड्स झूठ हो सकते हैं, वाइब्स लाइफ में कभी झूठ नहीं होती है। टेक दिस एज अ लेसन एटलीस्ट द फर्स्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। दीज इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हमने देखे फैक्ट, चाहे वो समर के हो, फॉरेस्ट फायर के हो, आर ट्रबलिंग इनफ। डेफिनेटली बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है या फिर आ चुकी है, बट इवन मोर
डरावने वाले फैक्ट है वो है इसके सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस। क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट गोइंग टू चेंज द वे द इकोलॉजी फंक्शंस, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफस्टाइल्स ऑफ यू एंड मी। और हम लोगों के लाइफस्टाइल पे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी व्हेन कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड लाइफस्टाइल्स। अब फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट इट विल हिट द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट फर्स्ट। कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा घातक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ना तो हमारे पास वो राइट टेक्नोलॉजी है, ना वो राइट रिसोर्सेज है इन ऑर्डर टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। देयर आर कंट्रीज इन अमेरिका एंड कनाडा जहां पे शेल गैस एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इंडिया में सीएनजी भी बहुत जगह नहीं पहुंचा है। हाइड्रोजन और ये शेल गैस का कहानी तो बहुत दूर का है। आज भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है कंट्री सच एज इंडिया वो कोल या थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, या फिर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से, जहां पे एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट और इकोलॉजिकल थ्रेट्स भी होते हैं एज इट चेंजेस द पैटर्न of water flow within a particular river, threatening the very ecosystem present in that river. Climate change is more than a science. ये सिर्फ साइंस के लिए कंसर्न नहीं है, ये ह्यूमंस के लिए ज्यादा कंसर्न है। It is as much as social science problem and more consequences of anthropogenic factors than natural factors. ह्यूमन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शंस, कंजप्शंस, ये सारे चेंज होने वाले हैं क्योंकि हमारा जो एक डेवलपमेंट थीसिस है वो किसी अलग तरीके से चल रहा है। अब इस बेसिक चीज या बेसिक फैक्ट को समझने के बाद में मुद्दा ये आता है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर लोग कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। किसी भी टॉपिक पे एक्शन तब नहीं आता है जब एक कॉमन स्टैंड नहीं होती है। वैसे ही उसी तरह ठीक क्लाइमेट चेंज पे भी दो काउंटर पर्सपेक्टिव्स हैं, एक नॉर्थ साइड व्यू, एक साउथ साइड व्यू, और दोनों इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के अगेंस्ट में कि क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस तो हर साल हो रही है, और ये शर्म की बात है कि ये क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस जो है एक कंज्यूमरिज्म या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना कि उनके सॉल्यूशंस के लिए। बिकॉज इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन द प्रोमिसेस आर ओनली मेंट टू बी ब्रोकन। So the story of climate change in India, or for that matter, sorry, the story of climate change in the world or the talks of climate change have always faced an unbroken chain of goddamn broken promises. सच है ये कि हर बार जो टॉक्स हुई, जो चीजें हुई, सिर्फ एक फॉर्मल किताबों में रह गई, रियलिटी में उसे नीचे ग्राउंड लेवल तक उतारा ही नहीं गया। है क्या ये नॉर्थ और साउथ? पहला देखता है नॉर्थ साइड, सॉरी साउथ साइड पर्सपेक्टिव। साउथ में दैट इज द डेवलपिंग वर्ल्ड क्या मानता है, किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए? साउथ साइड व्यू ये मानता है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इन चार मूल बेसिस का रीजन है: इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनियलिज्म, कल्चर ऑफ हाइपर कंज्यूमरिज्म। ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक एक मुद्दे को ध्यान से देखते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपिंग वर्ल्ड ये बोल रहा है कि सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट को देखो आप, आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बोल रहा है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशन जो 1850 से लेके 2019 तक के मेजर किए गए, जो 2400 गीगा टन्स के अंदर खड़े हैं, वो उसके कम से कम 58% जो एमिशंस है, दैट इज द 58% ऑफ दीज एमिशंस अकर्ड टिल 1850, 1850 तक हो चुके थे। और 1850 वो वक्त था जब डेवलपिंग कंट्रीज तो ग्रो करना ही स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वो नॉर्थ वाले लोग जो तुम बोल रहे हो कि हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो क्लाइमेट चेंज ला रहा है, तो आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं हूं। 60% के आसपास क्लाइमेट चेंज तब आ चुका था जब डेवलपिंग कंट्रीज ने तो ग्रोथ करना स्टार्ट ही नहीं किया था। Therefore, technically, it is the industrialization which took place in the Western world during the industrial or aftermath of industrial revolution, which is more responsible technically, as per the IPCC report findings as well, for the very climate change which the world is facing and the poor are paying price for. उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पार्ट है अर्बनाइजेशन। ज्यादातर जो एमिशंस देखे गए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 65 से 70% जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया का पार्ट ज्यादातर होती है।
एक एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, एज द अर्बनाइजेशन इज को एग्जिस्टिंग और सिनोनिम विद द वेरी प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके बाद आता है कॉलोनियलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। डेवलपिंग कंट्रीज ये मानती है कि जब ब्रिटिश कॉलोनी या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था या वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे पेड़ काटे अपने फायदे के लिए, और इसके कारण हुआ ये कि द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली द कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस्ड, और वो बहुत घातक आज साबित हो रहा है आफ्टर अराउंड 100 और 150 ईयर्स, कि कहीं ना कहीं आज हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं। देयरफॉर कॉलोनियलिज्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हिस्टोरिकली तो रिस्पॉन्सिबल था ही था, इफ यू सी दिस हियर। लेकिन वही कॉलोनियलिज्म नहीं, आज भी इको कॉलोनियलाइजेशन हो रहा है, जहां पे डेवलप्ड वर्ल्ड जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रिसोर्सेस को कॉलोनाइज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो उगांडा के अंदर लैंड ग्रैबिंग चल रही है, तंजानिया के अंदर कहीं ना कहीं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की फार्मिंग बाय डेवलप्ड वर्ल्ड, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज भी अब अंडर डेवलपमेंट पे कर रही है वर्ल्ड पे, और अमेजॉन फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं फास्ट ब्रिंगिंग इट टू द शोर और टू द ग्राउंड। देयरफॉर कॉलोनियलिज्म हिस्टोरिकली भी रिस्पॉन्सिबल था, और आज ये इको कॉलोनियलाइजेशन फिर उस चीज को और घातक बना रहा है। तो दो रीजन जो डेवलपिंग वर्ल्ड ने दिए वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, साउथ साइड पर्सपेक्टिव, और कॉलोनियलिज्म। लेकिन यहां मुद्दा खत्म नहीं होता है। डेवलपिंग वर्ल्ड ये भी बोलती है कि हाइपर कंजप्शन जो डेवलप्ड वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जहां पे आप यूनाइटेड नेशन का क्लियर कट रिपोर्ट ये बोल रहा है कि 70% वर्ल्ड का एनर्जी, 75% मेटल्स और 85% वुड और 60% फूड और 85% केमिकल्स जो कंज्यूम किए जाते हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर होते हैं। दैट मीन्स आज भी जो कंजप्शन इतना स्ट्रांगली डोमिनेटेड ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में मिल रही है, और इस कंजप्शन के कारण कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का प्राइस पे कर रहा है, एज दीज पीपल आर नॉट लिविंग इन अ मैनर विच इज इको फ्रेंडली और नेचर फ्रेंडली, रादर देन दे आर लिविंग इन अ वे विच रिफ्लेक्ट्स हाइपर कंज्यूमरिज्म इन सोसाइटी। ये तो था साउथ में, कि साउथ साइड से देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म और हाइपर कंज्यूमरिज्म एक फैक्टर्स है। बट अगर मैं नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या, तो लेट्स लुक इनटू द नॉर्थ साइड पर्सपेक्टिव बिफोर गेटिंग इनटू द मिडिल पाथ। दे ब्लेम द पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन इन साउथ फॉर क्लाइमेट चेंज। अरे भाई ये क्या है, कैसे? पुअर फैमिलीज कहीं ना कहीं एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेस के लिए टू सस्टेन, और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ एक एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। और यूएन इन इट्स रिपोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2000 प्रोजेक्ट्स पॉवर्टी एज द प्राइमरी कॉज फॉर इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डीके। तो ये नॉर्थ व्यू, डेवलप्ड वर्ल्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं भैया हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर जो पॉवर्टी और पॉपुलेशन का ये जो प्रेशर है उसके कारण आज ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है। वो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिए गए और फैक्ट भी इसी तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, तो मुद्दा क्या निकलता है, कौन कितना पानी में है या कौन कितना सच बोल रहा है? लेट्स सी। द क्वेश्चन इज नॉट कि पॉवर्टी और पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज ला रही है कि नहीं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रही है कि नहीं। मुद्दा यह है क्या पॉवर्टी और पॉपुलेशन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है वो फैक्टर्स के लिए जो क्लाइमेट चेंज लेके आ रहे हैं, या फिर ये कॉलोनियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है? इस तरीके से किसी भी टॉपिक को एनालाइज किया जाता है। नॉर्मली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इवैल्यूएट, नहीं ये है वो है, नहीं, दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो ये उग्रता आ रही है, जो एक्सट्रीमनेस आ रही है क्लाइमेट चेंज में, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? आर दीज फैक्टर्स द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स, और आर द पॉपुलेशन और पॉवर्टी विच इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर? आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हाइपर कंज्यूमरिज्म डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। क्या वो हाइपर कंज्यूमरिज्म के कारण क्लाइमेट चेंज आ रही है, या फिर वो लोग जो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, दो वक्त की दाल रोटी, वो क्लाइमेट चेंज लेके आ रहे हैं? ये आप खुद सोच के डिसाइड करो, और नहीं कर पा रहे हो तो ये रहा। Poverty and population impacts climate change are almost feeble, as the poor have no ownership of the resources like industries, car, refrigerators, air conditioners, etc., which are the crucial contribution for the air pollution, which is one of the factor responsible for the climate change. तो भाई यस, हम मानते हैं पॉवर्टी और पॉपुलेशन है हमारे समाज में, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर और कारण बन रहा है। लेकिन क्या ये मूल कारण है? इज इट प्राइमरी कॉज फॉर द क्लाइमेट चेंज? नो, द प्राइमरी कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं कंजप्शन से ओरिएंटेड है, और वो कंजप्शन 75% से भी ज्यादा ऑन एन एवरेज डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहा है। तो आप अगर हम आज आप और हम इस चीज को देखें तो भैया पॉवर्टी पॉपुलेशन नहीं प्राइमरी फैक्टर्स है।
Unsurprisingly, the share of the contribution of the former to the carbon emission is much more notably higher when compared to that of later. That means consumerism का contribution ज्यादा हो रहा है इस climate change में when compared to population and poverty. तो जब कोई क्वेश्चन आए तो रिजेक्ट मत करो. Yes, poverty and population is playing an important role, but they are not the factors responsible for the crisis which the world today faces throughout the world. Whether climate change is consequences of poverty or many of the poverty of many or the prosperity of few, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप डिबेट कर लेना इस पे. क्या कुछ लोगों की, ज्यादातर लोगों की पॉवर्टी या कुछ लोगों का कंज्यूमरिज्म या प्रॉस्पेरिटी रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइसिस के लिए? यू डिबेट एंड यू थिंक ऑन इट. क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, अब ये दोनों मुद्दे तो देख लिए, लेकिन दोनों के अंदर अगर ये अनबन बनी रहेगी तो कभी भी एक कॉमन वे नहीं आएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एस्पेक्ट नहीं आएगा. तो एक थर्ड पर्सपेक्टिव दिया जाता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है, ध्यान से समझना. इस थर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं लेके आ रहा है ये चेंज, रादर देन द पैराडिम ऑफ डेवलपमेंट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैराडिम ऑफ डेवलपमेंट? जो आज हमारे समाज में डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए. डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज से कनेक्शन नहीं रख रहा है. क्या है ये पैराडिम? ये एग्जिस्टिंग पैराडिम ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी सेंट्रिक है. जीडीपी बेस्ड मॉडल डेवलपमेंट जब होता है तो वो इकोलॉजी को भी वायलेट करता है और इक्वालिटी या सोशल बॉन्ड्स को भी हैम्पर करता है. और करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सर्विंग अस वेल. क्यों? क्योंकि ये एक तरफ इनइक्वालिटी भी ला रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी ला रहा है. तो जो हमारी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच है ये डेवलपमेंट के लिए, ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का, ये रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो मॉडल आप डेवलपिंग कंट्रीज में देख लो या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देख लो. तो अब ये थर्ड पर्सपेक्टिव वाला कहना क्या चाहते हैं? जीडीपी बेस्ड कंस्ट्रक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्सेप्चुअली इनएडुकेट, environmentally unsustainable and socially problematic. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है किसी दिन यूपीएससी के अंदर. इस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है. It is conceptually inadequate because it represents one dimensional view of development that reduces totality of human life to economic growth and consumption. It's environmentally unsustainable as it gives privileges to economic capital over natural capital, or hyper consumption over conservation and is heavily carbon loaded. Therefore, in short, commodification of nature कर रहा है जो हमारा existing development paradigm जो है, treating nature merely as a resource to be exploited. इसके कारण कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल नहीं है. साथ ही साथ में इट एग्जैबरेट्स इनइक्वालिटीज. ये इनइक्वालिटीज को इतनी घातक कर देता है, एक्सट्रीम लेवल तक ले आता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने सोशल बॉन्ड्स को वीक करता है. तो वो डेवलपमेंट जो मॉडल या पैराडिम है, ये सोशली प्रॉब्लमैटिक भी है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं इस मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स है जहां पे कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर साफ दिखाई देता है. तो थॉमस पिकेटी या फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस डेवलपमेंटल मॉडल को बोलता है डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज, कि दिस डेवलपमेंटल मॉडल इज ब्रिंगिंग नथिंग बट डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज. यूज करना सोशियोलॉजी, ह्यूमन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड जीएस के अंदर बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे. और जैसे मैंने वादा किया था, इसके बाद कोई क्लाइमेट चेंज का चीज पढ़ना ही नहीं पड़ेगा एज फार एज देयर एनालिसिस इज कंसर्न. फैक्ट है, वो आपको चेंज और पढ़ते रहने पड़ेंगे. शुड वी अबंडन द एंडीवर ऑफ डेवलपमेंट? क्या हम डेवलपमेंट को भूल जाएं? और क्या डेवलपमेंट को अबंडन करके हम हमारे मिलियंस को फीड कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है. डेवलपमेंट तो चाहिएगा, लेकिन क्या इस अप्रोच को चेंज किया जा सकता है? क्योंकि डी डेवलपमेंट इज नॉट द ऑप्शन, सस्टेनेबल एंड इक्वालिटी और इक्विटेबल डेवलपमेंट इज. Therefore, one should not focus कि development should be largely sidelined because it's leading to displacements, ecological crisis, social crisis. No, what we need to do is change the way we bring the development. अब ये डेवलपमेंट चेंज कैसे किया जा सकता है? वे फॉरवर्ड क्या है? तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ से निकल के हम बीच के पर्सपेक्टिव पे आए. अब इस बीच के पर्सपेक्टिव में जो सॉल्यूशन हमें दिखाई दिया, उसके तरीका क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस समाज के अंदर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए? 3 तरीके जो सजेस्ट किए जाते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो ये है: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डीकार्बोनाइज द एटमॉस्फेयर, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन क्लाइमेट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन क्लाइमेट जस्टिस. तो जस्टिस, डीकार्बोनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 तरीके हैं. कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, किसी एथिक्स की केस स्टडी में आ जाए, तो ये आपका बहुत अच्छा सा आंसर बनता है. अब एक एक पर्सपेक्टिव को डिटेल में देखेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रुटलैंड कमीशन ने क्लियरली बोला, डेवलपमेंट बाय कीपिंग इनटू नीड्स
ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब इसके दो पहलू हैं, एक इंटर जनरेशनल कंसर्न, आगे वाले आने वाली जनता या फिर जो समाज है उनकी नीड्स को भी ध्यान में रख के आज हम डेवलप करें कि वो प्राइस पे नहीं करे, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, हमारी नीड्स और जरूरतों को फुलफिल करना, साथ ही साथ में आने वाली जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो। अब क्या अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? किसी दिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन बनेगा और ये स्लाइड आपका आंसर होगा, और उस दिन डेफिनेटली इस वीडियो में आके कमेंट जरूर पुट अप करना कि सर थैंक्स, वी डिड नॉट एक्चुअली एवर गिव एन इंपॉर्टेंस टू दिस। So please make sure that this is important. Is sustainable development being sustainable? Can we say that the sustainable development is sustainable? If you look, it is unrealistic and unscientific. फ्यूचर की नीड्स को आज मैं किस तरीके से समझूं? फातिमा श्रीरीन स्टेट ऑफ केरला के हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो है फंडामेंटल राइट। आने वाली जनता की नीड्स पता कैसे करोगे? सिर्फ आप कहानियों के लिए, बहस के लिए आगे वालों का ध्यान रख के करेंगे? अरे कैसे, क्या नीड्स है उनकी? कोई साइंस नहीं है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई है क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन जो मूल आधार के ऊपर वो टिका हुआ है उसके बेसिस कोई फैक्ट ही नहीं है लोगों के पास। The existing sustainable development is only based on keeping the minds of future generations and hence its concern is only human. ये पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ ह्यूमंस को सेंटर पे रख के चल रहा है। दैट मींस ये कहीं ना कहीं होमोसेंट्रिसिज्म लेके आ रहा है, ना कि इकोसेंट्रिसिज्म लेके आ रहा है या कॉस्मोसेंट्रिसिज्म लेके आ रहा है, जो टी.के. ओमन ने एक लेक्चर के अंदर कभी डिस्कस किया था। तो पूरा सस्टेनेबल मॉडल कहीं ना कहीं सिर्फ ह्यूमंस को सेंटर पे रख के चल रहा है। बाकी सस्टेनेबिलिटी कब होती है? जब हर एस्पेक्ट को हम साथ में लेके चले। सिर्फ ह्यूमंस को ही सेंटर पे रख के चलोगे तो आने वाला डेवलपमेंट, चाहे तुम कितना भी सस्टेनेबल बोलो, वो सस्टेनेबल होने वाला नहीं है। इन ट्रू सेंस सस्टेनेबिलिटी इज अबाउट रेस्पेक्टिंग द फिजिकल लॉ ऑफ नेचर। फिजिकल लॉ ऑफ नेचर क्या है? जितने इक्वेशंस बने हुए हैं सोसाइटी में, नेचुरली उस चीज को मेंटेन करके चलो आप। Focus needs to be shifted from developmental sustainability to ecological sustainability. Only when the ecology sustains, the humans would sustain. And in this world, as you know, फूड चेन बहुत अच्छे से, फूड वेब बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और आपको ये पता भी है। और अगर आप सिर्फ उस फूड वेब के ह्यूमंस के ऊपर फोकस करोगे तो शायद आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो जरूर कर रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। अब मुद्दा ये आता है क्रिटिकल मिनिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फिर अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? क्रिटिकल मिनिमम द डेवलपमेंट दैट इज परस्यूड विद इन द लिमिट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी बाउंड्रीज। ये कहीं ना कहीं रॉकस्ट्रॉम बोलते हैं। और अब ये क्या होता है? इसे बोला जाता है कि किस तरीके से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसे बोला गया इक्विटेबल डेवलपमेंट। क्या है वो? Civic campaigns for sustainability lifestyle is one way to it. India has done commendable job in launching the concept of mission life. ये लेटेस्ट एक मिशन था COP26 में। तो कहीं ना कहीं जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो सबको साथ में लेके चलेगा, ह्यूमंस को सेंटर में नहीं, इकोलॉजी को सेंटर में रख के चलेगा, डेवलपमेंट को नहीं, कहीं ना कहीं इकोलॉजी को सेंटर में रखेगा, उसको बोलते हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये इक्विटेबल डेवलपमेंट कैसे आना चाहिए? ये चीज ये करना चाहिए is one which fulfills three goals. Equitable development वो है जो तीन चीजों को फुलफिल करता है। फर्स्ट, पॉवर्टी खत्म करता है, अंडर प्रिविलेज को अपलिफ्ट करता है, और डिस्पैरिटीज को खत्म करता है, डिसिपेट करता है, इवेपोराइज करता है। तो अगर इस तरीके का इक्विटेबल डेवलपमेंट आएगा तो वो ट्रूली सस्टेनेबल होगा, और जो बेस होगा इन थ्री बेसिक पिलर्स के ऊपर। वे फॉरवर्ड फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, इन चीजों को करने के लिए थॉमस पिकेटी ने बोला वेल्थ टैक्स लगाओ, इनइक्वालिटी खत्म होगी, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, अपलिफ्टमेंट होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दो लोगों को, लिमिटिंग द गैप बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस टू अ लिटिल एज पॉसिबल। ऐसा नहीं हो कि मिनिमम बहुत ही नीचे है, मैक्सिमम बहुत ही ऊपर है, फिर वो इनइक्वालिटीज आएगी जो कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिविलेजेस को वायलेट कर रही है। मेकिंग डेवलपमेंट इक्विटेबल विल हेल्प, इससे क्या फायदे होने वाले हैं? विल हेल्प कॉज क्लाइमेट चेंज, will help the cause of climate change since inequalities are linked with environmental degradation and climate disruption. कि कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ लोग ज्यादा बेहतर पोजीशनड है, कुछ लोग लेस पोजीशनड है, और हर कोई रिसोर्सेस का अब एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इन ऑर्डर टू सस्टेन देमसेल्व्स। देयरफॉर अगर इक्विटेबल डेवलपमेंट आता है शायद वो चीज कम हो जाए या खत्म हो जाए।
जो दूसरा सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए, ये इक्विटेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट, वो है डीकार्बनाइज करो। कैसे? बाय बिल्डिंग मोर ट्रीज, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अंदर या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो ऑब्जर्व हो जाए और कार्बन की क्वांटिटी भी कम होने लगे। और द थर्ड सॉल्यूशन जो है क्लाइमेट जस्टिस। ये एक इंपॉर्टेंट बहस है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है सिविल सर्विसेज में। क्या है क्लाइमेट जस्टिस? It's about critical issues of determination of the responsibilities, the principle of equity, finance। कि हुआ ये कि क्लाइमेट जस्टिस उसे बोला जाता है कि किस तरीके से जो लोग रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले इसको ठीक करने के लिए। अब इधर क्योंकि आपने देखा नॉर्थ साउथ को ब्लेम कर रहा है, साउथ नॉर्थ को ब्लेम कर रहा है, तो ये क्लाइमेट जस्टिस कभी ठीक से हो ही नहीं पाई। अब 3 एस्पेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के लिए। 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करना है। रिपेरेटरी स्टेज, रिपेयर करने वाला, कॉम्पनसेटरी स्टेज, कॉम्पनसेशन दो, और ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए कुछ। रिपेरेटरी स्टेट्स क्या होता है? रिपेरेटरी रिलेट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू पे फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी। जो डेवलप कंट्रीज ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको कहीं ना कहीं रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए उनको हिस्टोरिकल लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं लॉस एंड डैमेज के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड को, ताकि कहीं ना कहीं इनके पास रिसोर्सेज आए और ठीक हो चीजें। एंड द लास्ट, ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर कि पुअर कंट्रीज को कहीं ना कहीं हेल्प किया जाए उनको अडॉप्ट करने के लिए, कि वो क्लाइमेट चेंज के कॉज नहीं बने, उनके कहीं ना कहीं उसे रिजॉल्व करने वाले कंट्रीज के अंदर अपना भी योगदान दे सके, कि उनके डेवलपमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल करने के लिए उन्हें कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, ऑब्लिगेटरी। द आइडिया ऑफ क्लाइमेट जस्टिस हैज फाउंड एक्सेप्टेबिलिटी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल टॉक्स, बट हाउएवर हुआ रियलिटी में ये कि अभी तक ठीक से इंप्लीमेंटेबल हुआ ही नहीं। अब एक अच्छा सा स्टेटमेंट था, लिखा है, ध्यान से सुनना और लिख के रखना। ये पीपीटीज अगेन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी वंस द वीडियो इज अपलोडेड। Leaders from the north do not remember the history, and the leaders from the south never forgets the history। और ये बहस चलती जा रही है और हो ये रहा है। On the point of responsibility for current emissions, the north blames it on the south and south blames it on the north। और इसके कारण जस्टिस को इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया। Conflicting perceptions of climate justice between the developed and developing countries are apparently influenced by the considerations of their respective domestic self-interest। और ये फाइट इसलिए नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं है, सच्चाई दोनों को पता है, लेकिन ये फाइट इसलिए है ताकि अपना अपना डेवलपमेंट वो अच्छे से परस्यू कर सके बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर। In short, they are guided more by their political economic considerations than by the principles of climate justice। Developed nations have to appreciate, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा उन्हें कि डेवलपमेंट एकमात्र पिल है या सॉल्यूशन है डेवलपिंग कंट्रीज को सस्टेन करने के लिए। और डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ओपन आर्ग्यूमेंट सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे उनको काम नहीं, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, बिकॉज यही डेवलपिंग कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा पे करेगी क्लाइमेट चेंज के प्राइजेस। तो दोनों को एक कोऑपरेटिव तरीके से चलना पड़ेगा, और वो कोऑपरेशन जितना जल्दी हो उतना बेहतर है फॉर बोथ द वर्ल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे पोल्यूशन किसी भी पार्ट में हो रही हो वर्ल्ड के अंदर, इट्स गोइंग टू इंपैक्ट एवरीवेयर। Therefore, it's high time that not only the countries should largely focus on cooperating with each other, rather than creating COPs as a ritual of every year, the goal should be that every country should largely be implementing even the least possible measures on day-to-day basis, rather than making a ritual to meet once every year। Coupled with this, countries को छोड़ के साथ ही में हमारी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है in order to ensure that there is a strong bonding between nature and the people। According to Marx, the dialectics or contradictions existed between haves and have-nots। The situation today have changed, where the dialectics are not only existing between people, that is developed world and developing world, but the dialectics today also exist between the requirements of nature and the requirements of humans। More sooner we resolve these dialectics, more the development we face। Later we resolve these dialectics, more the price as we being a human pay, and the history would never forget us as far as our consequences on the climate is concerned।
Thank you, and do join the batch if you're really interested in taking your sociology to the flying new level. हर सब टॉपिक नोट्स एवरी एस्पेक्ट्स प्रॉपर तरीके से कवर करूंगा, एक सब टॉपिक भी नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।